नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में आज बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुए। ईडी और सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती के दरवाजे तक पहुंच गई। नारकोटिक ब्यूरो की टीम मुंबई पहुंची। ड्रग्स की सप्लाई चेन की जांच गोवा में शुरू हुई। कुल मिलाकर शिकंजा कसता जा रहा है। रिया चक्रवर्ती ने अपने बचाव में बोलना शुरू किया और सुशांत के परिवार वालों ने हमले तेज कर दिए। 75 दिन में दूसरी बार आज सुशांत सिंह के पिता के सिंह बोले और उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्हें रिया चक्रवर्ती को उन्होंने मर्डरर कहा, हत्यारिन कहा। इसके बाद सुशांत की बहन ने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया। रिया ने जो दावे किए उनको गलत साबित करने के लिए अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत के पुराने वीडियो पोस्ट कर दिए। कुल मिलाकर जांच एजेंसियां तेजी से काम कर रही हैं और सुशांत की मौत के केस में जो किरदार है वो पूरी तरह एक्टिव है। सबसे ज्यादा मुश्किल में रिया चक्रवर्ती है। आज रिया से पूछताछ तो नहीं की गई, न रिया को समन किया गया, लेकिन रिया घर में बैठकर टीवी पर देख रही थी कि ईडी की टीम उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को एक्सिस बैंक में ले जाकर खातों की जांच कर रही थी, लॉकर्स खुलवाकर उनके बारे में पूछताछ कर रही है। और रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे हैं। अब अगला नंबर रिया का है और इसलिए है क्योंकि आज सुशांत के परिवार ने रिया के खिलाफ एक साथ कई बड़े बड़े आरोप लगाए। कल तक जो रिया, श्रुति मोदी, जया साहा, दीपेश सावंत और गौरव आर्या के बीच जो व्हाट्सएप चैट सामने आए, उससे ड्रग का एंगल स्टैब्लिश हो गया। और इन सब खुलासों के बाद आज सुशांत के परिवार ने कहा रिया ने सुशांत की हत्या की है, सुशांत को धीरे धीरे जहर देकर मारा है। और यह बात और किसी ने नहीं, सुशांत के पिता के सिंह ने कही। सुशांत की मौत के बाद के सिंह आज दूसरी बार बोले, सिर्फ 11 सेकंड बोले। उन्होंने कहा रिया ने मेरे बेटे को जहर देकर मार डाला, रिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। ये उस पिता की आवाज है जिसने अपना जवान, एक स्टार बेटा खोया। सुशांत के पिता ने इल्जाम लगाया कि रिया ने उनके बेटे को मार डाला। सुशांत की बड़ी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी आज इल्जाम लगाया कि रिया के गैंग ने सुशांत को ड्रग्स दिए, उसे काबू में किया, उसका पैसा लूटा, परिवार से दूर कर दिया और आखिर में सुशांत ही दुनिया से चला गया। सुशांत की बहन श्वेता अमेरिका में रहती हैं और ट्विटर पर आज उन्होंने एक लंबी पोस्ट लिखी। पिछले 2 दिन में, आज की बात में मैंने आपको रिया चक्रवर्ती के डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए थे, जिनसे यह साफ हो गया था कि रिया का ड्रग में डील करने वाले लोगों के साथ कनेक्शन था, जिसमें यह लगा कि रिया खुद ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स की डीलिंग करती थी और ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचते थे। कभी चाय में, कभी कॉफी में चार बूंद डालकर, तो कभी वाटरस्टोन रिजॉर्ट में ड्रग्स देने की बात होती थी। इसी खुलासे के बाद आज श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्विटर पर काफी डिटेल में लिखा। श्वेता ने आरोप लगाया कि रिया के गैंग ने कई महीनों तक सुशांत को ड्रग्स दिए और ड्रग्स देने के बाद उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। श्वेता ने लिखा, रिया एंड कंपनी ने सुशांत की दौलत को लूटा और फिर यह सुनिश्चित किया कि सुशांत का कोई घरवाला उसके पास न पहुंच सके, सुशांत को उनके चंगुल से बचाया न जा सके। लेकिन इसके बाद श्वेता सिंह कीर्ति ने जो लिखा वो बहुत ही चौंकाने वाला था। सुशांत की बहन श्वेता ने दावा किया कि सुशांत ने रिया को अपनी जिंदगी से 18 मई को ही बाहर कर दिया था। सुशांत ने इसके बाद घर और फाइनेंस दोनों अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद सुशांत ने परिवार के लोगों से संपर्क किया था, लेकिन यह सब होने से रिया गैंग में हड़कंप मच गया। सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह ने लिखा कि सुशांत के पैसों पर कंट्रोल वापस पाने के लिए रिया एंड कंपनी एक दूसरे को मैसेज भेजकर बातें करने लगे। रिया का कहना है कि उस पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो गलत है। न तो उससे सुशांत का कोई पैसा लिया, न उससे सुशांत के पैसे पर ऐश किया, लेकिन यह सही है कि वो सुशांत के साथ जब यूरोप ट्रिप गई थी तो सारा पैसा सुशांत ने खर्च किया था।
और काफी खर्चा किया था। लेकिन यह सुशांत के जीने का तरीका था। उसके परिवार वाले भी कहते हैं कि वो राजाओं की तरह रहना चाहता था। इस पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने क्या कहा, यह आपको सुनवाते हैं। वो पूछ रहे हैं, क्या रिया सिर्फ सुशांत के साथ रानी की तरह रहना चाहती थी? जब सुशांत बीमार थे तो रानी अपने राजा को अकेला छोड़कर क्यों चली गई? टाइमिंग इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ड्रग का मिसयूज का पता चल गया, ये पता चल गया कि वो ड्रग्स सुशांत को बिना उनके जानकारी के, बिना उनके मर्जी के और चुपके उनको ड्रग उनके पानी में और कॉफी में पिलाती थी उनके मानसिक स्थिति को काबू करने के लिए, तो उन्होंने सडनली देखा कि अब इससे बचने का तरीका ये है कि मैं अपना ये बताऊं कि सुशांत की मेंटल कंडीशन बहुत खराब थी। अगर मेंटल कंडीशन खराब थी तो क्या आपका जिम्मेदारी नहीं था कि परिवार को बताएं कि मेंटल कंडीशन खराब है, क्या इलाज चल रहा है, एसोसिएट करें। पिता ने कहा नवंबर में कि मेरे को बताओ सुशांत की क्या हालत है, तो पिता को उन्होंने बात क्यों नहीं कराई, समझाया क्यों नहीं कि ये उनकी मेंटल कंडीशन खराब चल रही है। और लास्ट में जब वो फरवरी में जून में 8 जून को सडनली छोड़ के चली गई, तो उस समय क्या उनका जिम्मेदारी नहीं था कि किसी परिवार वाले को बुला के सुपुर्द करें कि ये मेडिकल फाइल है, ये दवाइयां चल रही हैं, ये इलाज चल रहा है, और उसके बाद जिसमें कि अब आगे से आप नहीं है तो कम से कम कोई दूसरा जो भी, आप सिर्फ ये कहती हैं कि वो राजा जैसा जीता था। अगर राजा जैसा जीता था तो कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रानी वाली भी है कि नहीं, कि आप जो है उनका जब उनकी स्थिति जब खराब हो तो उनके बुरे समय में उनके साथ रहें, और अगर बुरे समय में साथ नहीं रह सकते तो कम से कम इतना तो इंश्योर करें कि वो उस पीरियड में ठीक रहे। वो क्या सिर्फ राजा के साथ जो बड़े बड़े होटलों में रह करके सिर्फ उतना ही आपका जिम्मेदारी था, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? सवाल बहुत सारे हैं। कल मैंने आज की बात में आपको सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया था। सिद्धार्थ पिठानी के उस बयान का जिक्र किया था जिसमें उसने 8 जून की कहानी बयान की थी। सिद्धार्थ ने सीबीआई की टीम को बताया था कि 8 जून को रिया और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ। उसके बाद घर में सुशांत की मौजूदगी में एक आईटी प्रोफेशनल आया और उसने 8 हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर दिया। कंप्यूटर में जितने वीडियोस थे, टेक्स्ट मैसेजेस थे, तस्वीरें थी, उनको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन आज सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने इस बात पर रिया पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा 8 जून को सुशांत के घर से रिया चली गई और रिया के जाने के बाद उसकी टीम आई। इस टीम ने घर में मौजूद 8 हार्ड डिस्क को नष्ट किया और सुशांत की डिवाइस में मौजूद डिजिटल डेटा साथ ले गए। इसके बाद श्वेता ने कहा कि सुशांत ने जब रिया के लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन्हें एक धमकी भरा कॉल तक आया और फिर 8 जून की रात दिशा सालियान की रहस्यमय मौत हुई। इसी बात को सुशांत के पिता के वकील ने आगे बढ़ाया। विकास सिंह ने कहा जिन हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय किया गया उनमें ड्रग रैकेट से जुड़ी जानकारियां थी या कुछ ऐसे अहम सुराग हो सकते थे जिनकी वजह से रिया कानूनी फंदे में फंस सकती थी। इसलिए उसने यह इंश्योर किया कि घर से जाने से पहले वो इन सबूतों को मिटा दे। देखिए, कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी और जिससे उनको लग रहा था कि अगर वो रहेगा तो कल न कल उनके कहीं उन पे सवालिया निशान बहुत ज्यादा उठेंगे। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला ये। और हार्ड ड्राइव लेके जाना ऐसे दिन में जहां पर कि वो खुद कह रही हैं, प्रेस स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए गई थी सुशांत के पास से, उन्होंने कहीं अभी तक एडमिट नहीं किया कि उन्होंने सुशांत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। तो जब आप कुछ दिनों के लिए अपने परिवार जा रही हैं तो हार्ड ड्राइव इस तरह से लेकर के जाने का औचित्य तो समझ में नहीं आता। इसका मतलब कि बड़ा क्लियर था कि वो परमानेंटली जा रही थी और उनको ये भी अंदेशा था कि सुशांत के साथ कुछ होने वाला है, जिसके लिए ये हार्ड डिस्क बाद में उनके लिए सुशांत के नहीं रहने के बाद उनको दिक्कत पहुंचा सकता है। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि सुशांत को ड्रग्स दिए गए, उनकी मर्जी के खिलाफ दिए गए, रिया के ड्रग डीलर से कनेक्शन थे, ये सारे आरोप लगे हैं। सुशांत का परिवार इसे सुशांत की मौत के केस में रिया के खिलाफ बड़ा सबूत मान रहा है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा अगर रिया वाकई में सुशांत को प्यार करती थी तो फिर उन्हें ड्रग्स क्यों देती थी।
मेरे को यही समझ में नहीं आता कि कोई किसी को अगर प्यार करता है तो किसी को एक तो इस तरह से ड्रग क्यों देगा, और दूसरी बात कि जब उस आदमी की स्थिति सबसे नाजुक है, उनके हिसाब से ही सबसे नाजुक है क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी उनके हिसाब से, अगर उनकी बात ही हम पूरी की पूरी मान लें तो ऐसे नाजुक स्थिति वाले आदमी के जिसकी मानसिक स्थिति इतनी नाजुक है उस तरह से उसको छोड़ के जाना क्या प्यार करना? इसी को कहते हैं कि जब आदमी को आपकी जरूरत पड़े तब आप छोड़ के चले जाओ। जब तक उसके पास पैसा है, ऐशो आराम है, 5 स्टार की जिंदगी, 7 स्टार की जिंदगी, राजा की जिंदगी दिखा रहा है, तब तक तो बहुत अच्छा, उसके साथ रहो और उसको प्यार करो। जब उसकी तबीयत खराब हुई और उसकी हालत खराब होने लगी तब उसको छोड़ के चले जाओ। इसी को क्या प्यार कहते हैं? बिल्कुल ये सिद्ध हो जाता है कि कोई प्यार व्यार नहीं था जब तक पैसा इस्तेमाल हो रहा था, जब तक उनकी ऐशो आराम हो रही थी उनके साथ साथ, और बड़े बड़े होटलों में जाकर के, बड़े बड़े स्वीट्स में रह करके, फर्स्ट क्लास ट्रैवल करके, जब तक वो सब चल रहा था तब तक प्यार था। जैसे वो खत्म हुआ या जैसे भी उनकी मानसिक स्थिति, मैं उनकी बात को ही मान के चल रहा हूं, खराब हुई, उसके बाद वो सारा खत्म हो गया। लेकिन अब रिया भी खामोश नहीं है। पहले वो अपने वकील के माध्यम से बोलती थी, अब उन्होंने खुद जवाब देने शुरू किए। लेकिन रिया जब भी कोई जवाब देती है या उनके वकील जब भी कोई सवाल उठाते हैं तो उस पर सवाल उठाने वाले, उंगली उठाने वाले तैयार हैं। जैसे रिया ने कहा कि सुशांत को फ्लाइट में डर लगता था, उन्हें प्लेन में बैठने से प्रॉब्लम होती थी, वो क्लस्ट्रोफोबिक थे। फ्लाइट लेने से पहले सुशांत एक मेडिकेशन लेते थे, दवाई लेते थे। अब रिया के इस दावे को गलत बताने के लिए अंकिता लोखंडे सामने आई। अंकिता लोखंडे एक जमाने में सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त थी, उनके साथ थी। अंकिता ने आज सुशांत सिंह राजपूत का एक पुराना वीडियो जारी कर दिया। सुशांत सिंह इस वीडियो में एक प्लेन के कॉकपिट में बैठे प्लेन को उड़ाने की प्रैक्टिस करते नजर आए। इंसुलेटर है जहां पर प्रैक्टिस होती है, जहां पर प्लेन चलाना सीखते हैं, और अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत के इस पुराने ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें सुशांत ने 26 सितंबर 2019 को प्लेन उड़ाने वाला एक वीडियो पोस्ट किया था और लिखा था कि प्लेन उड़ाना उनका पहला सपना है, उनके 50 ड्रीम्स में हवाई जहाज को उड़ाना पहला ड्रीम है। अब तक इस केस में जांच से जो बातें सामने आई हैं, जो खुलासे हुए हैं, उससे सारे सवाल, सारे शक, सारी उंगलियां रिया चक्रवर्ती की तरफ उठती हैं, उनके परिवार की तरफ उठती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती जांच एजेंसियों से लगातार बात कर रही हैं। ईडी पे सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। मुंबई पुलिस की पूछताछ में उन्होंने सारे जवाब दिए हैं। लेकिन शक इसलिए और गहराता रहा क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अब बोलना शुरू किया है, इल्जाम लगाने शुरू किए हैं, जवाब देने शुरू किए हैं। इसलिए उन पर जवाबी हमले और ज्यादा हो रहे हैं और उनका सामना भी रिया को करना होगा। लेकिन आज ऐसा लगा कि रिया इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि आज सुबह रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया और उसके बाद उनके घर के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। असल में चर्चा इस बात की थी कि रिया पर शिकंजा कस सकता है, जांच एजेंसियां आज रिया के घर पहुंच सकती हैं। इसलिए सुबह से ही रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन्स की टीम्स उस सोसाइटी के बाहर जमा हो गई जहां रिया रहती है। रिया ने अपने घर की खिड़की से एक वीडियो बनाया, इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताया। रिया ने लिखा कि ये वीडियो उनकी बिल्डिंग के कंपाउंड के अंदर का है। इस वीडियो में बुजुर्ग दिख रहे हैं वो उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं, जो एक्स आर्मी ऑफिसर है। रिया ने लिखा कि वो ईडी, सीबीआई और अलग अलग जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए घर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी और उनके परिवार की जिंदगी को खतरा है। उन्होंने इस बारे में लोकल पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म किया, मदद मांगने वहां गए, लेकिन यह भी लिखा कि अब तक कोई हेल्प नहीं मिली। रिया ने लिखा उन्होंने जांच अधिकारियों को सूचित किया है, मदद मांगी है, लेकिन अब तक कोई हेल्प नहीं मिली। रिया ने लिखा उनका परिवार कैसे रहेगा। मुंबई पुलिस से गुजारिश है कि उनके परिवार को प्रोटेक्शन दी जाए जिससे वो जांच एजेंसियों को मदद कर सकें। कोविड के दौरान बेसिक लॉ एंड ऑर्डर रेस्ट्रिक्शन मुहैया कराई जाए। कुछ ऐसी बातें रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने कही। दरअसल आज
रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया था। इस दौरान जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछे, सुशांत के पिता ने रिया पर जो आरोप लगाए उन पर सफाई मांगी, तो इंद्रजीत चक्रवर्ती गुस्सा हो गए और उन्होंने पूछा, क्या जान से मार दोगे? इंद्रजीत जी जवाब दीजिए। सुशांत के फादर ने लगाए सर, ईडी जान से मार दोगे। रिया के पिता को आज ईडी की टीम बैंक लेकर गई। दरअसल इस बैंक में इंद्रजीत चक्रवर्ती का लॉकर है। ईडी की टीम इंद्रजीत चक्रवर्ती के लॉकर को चेक करने गई थी। सुशांत की मौत के बाद से ही उनका परिवार यह आरोप लगा रहा है कि सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 15 करोड़ रुपए रिया के परिवार वालों ने हड़प लिया। ऐसे में ईडी मनी ट्रेल का पता कर रहा है। आज ईडी ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के बैंक लॉकर्स की जांच की। हमारे संवाददाता पारस कोठारी ने बताया कि पूरे ईडी ने इंद्रजीत चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन दिया है, लेकिन पूछताछ की कोई तारीख नहीं बताई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से समन मिलने के बाद रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती आज पहुंचे हैं वकोला स्थित एक्सिस बैंक की ब्रांच में, जहां पे उनका अकाउंट है, उनका लॉकर है। हमें यह बताया गया कि ईडी ने उनसे उनके लॉकर की डिटेल्स मांगी है, उसकी चाबी मांगी है, और इसी सिलसिले में ईडी के 2 से 3 अधिकारी इस वक्त इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ एक्सिस बैंक की इसी ब्रांच में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त ब्रांच तो बंद हो चुकी है, लेकिन अंदर ईडी के अधिकारी और इंद्रजीत चक्रवर्ती मौजूद हैं और इस वक्त वो लॉकर रूम में है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इंद्रजीत चक्रवर्ती के लॉकर में इस वक्त क्या रखा गया है, क्या कागजात हैं, कितनी नकदी है, क्या ज्वेलरी है, इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो ईडी के अधिकारी ले रहे हैं। ये पहले ही खबर आ चुकी थी कि ईडी ने इंद्रजीत चक्रवर्ती को समन भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन जो अब खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आज इंद्रजीत चक्रवर्ती ईडी के ऑफिस नहीं जाएंगे, बल्कि आज वो एक्सिस बैंक आए हैं जहां उनका अकाउंट है, उनका लॉकर है, और इंद्रजीत चक्रवर्ती के आने से पहले ही यहाँ पर 2 से 3 ईडी के अधिकारी मौजूद थे, जो इंद्रजीत चक्रवर्ती से जिन्होंने पूछताछ की, उनके लॉकर की, उनके अकाउंट की जानकारी ली। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इंद्रजीत चक्रवर्ती ईडी अधिकारियों के साथ लॉकर रूम में मौजूद हैं और लॉकर खोल कर ये बता रहे हैं कि उनके लॉकर में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। एक एक करके सच तो सामने आएगा। जिस वक्त ईडी की टीम रिया के पिता के साथ बैंक में थी, लॉकर की जांच कर रही थी, उस वक्त सीबीआई की टीम रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही थी। शौविक चक्रवर्ती आज डीआरडीओ गेस्ट हाउस गए। सीबीआई की टीम इसी गेस्ट हाउस में ठहरी हुई है और यह पहला मौका है जब सीबीआई ने रिया के परिवार के किसी मेंबर से सवाल जवाब किए हों। शौविक से करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई। हमारे संवाददाता अतुल सिंह ने बताया कि सीबीआई ने शौविक से यूरोप ट्रिप, सुशांत के साथ कंपनी में हिस्सेदारी, सुशांत और रिया के रिश्तों को लेकर कई सवाल किए। इससे पहले सीबीआई ने अब तक सुशांत के फ्लैटमेट्स सिद्धार्थ पिठानी, केशव और रजत मेवाती से अलग अलग पूछताछ की थी, लेकिन आज सीबीआई ने इन सभी को एक साथ बिठाकर क्रॉस क्वेश्चन किया। सुशांत सिंह के मामले में जुटी सीबीआई का आज 7वां दिन है। पूछताछ का सिलसिला जारी है। आज सुबह करीबन 9:30 बजे सिद्धार्थ पिठानी के बाद नीरज, केशव, रजत मेवाती के बाद पहली बार रिया के परिवार से शौविक यहाँ पर मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर पहुँचे हैं, जहाँ पर सीबीआई की टीम मौजूद है। लगातार कई घंटे बीत चुके हैं, सवालों का सिलसिला अभी भी जारी है। सभी को आमने सामने बिठा के क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। कुछ देर पहले यहाँ पर जो माउंट ब्लैंक बिल्डिंग जहाँ पर सुशांत की डेड बॉडी मिली थी, वो रिया के साथ रहते थे, उसके वॉचमैन को बुलाया गया था, उसे भी शौविक के सामने बिठाकर पहली बार पूछताछ की गई। सवाल कई सारे हैं इस मामले को लेकर, और उस जो ये पूरी घटना हुई है, रिया के परिवार को मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया है सुशांत के परिवार द्वारा जो एफआईआर दर्ज हुई है। इसलिए यहाँ पर आज सवाल शौविक से करने से पहले कई सारे एविडेंसेस, कई सारे सबूत सीबीआई ने अपने पास इकट्ठा कर लिए थे, जिसके बाद आज फाइनल जो है आखिरकार शौविक को यहाँ पर बुलाया गया। वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सवाल अभी भी कई सारे किए जा रहे हैं। ताजा जानकारी के लिए मुंबई चलते हैं। राजेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। राजेश, ईडी ने रिया के पिता का लॉकर खुलवाया, लेकिन इससे कुछ मिला, कोई जानकारी हासिल हुई? आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही रिया के जो पिता है इंद्रजीत चक्रवर्ती, वो प्राइम रोज बिल्डिंग पर लौटे हैं।
5 से 5.5 घंटे रजत जी वो उस बैंक में रहे, एक्सिस बैंक में रहे। उनका लॉकर खुलवाया गया, वहां पे वजन करने वाली मशीन भी लाई गई ताकि जो ज्वेलरीज उनके लॉकर में थी उनसे उसका भार जो है वो मापा जा सके। ईडी को जानकारी है कि जो 15 करोड़ के गबन का आरोप परिवार ने लगाया है, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने रिया पर, उन पैसों से ईडी को जानकारी है कि ज्वेलरी खरीदी गई है और बहुत ज्यादा ज्वेलरी खरीदी गई है। यही वजह है कि लॉकर की चाबी आज मंगवाई गई थी, उनको बैंक में बुलाया गया है और उस तकरीबन 5-5.5 घंटे तक एक एक जो ज्वेलरी है उसकी रिसीट मांगी गई है। वो ज्वेलरी कब खरीदी गई है, कितने में खरीदी गई है, सारी जानकारी जो है वो इंद्रजीत चक्रवर्ती से मांगी गई है। ठीक अभी तक तो ईडी से जानकारी नहीं मिल पाई है कि ज्वेलरी कितनी है, लेकिन बताया जा रहा है कि काफी महंगी ज्वेलरी जो है वो लॉकर में मौजूद है और इसमें से ज्यादा ज्वेलरी जो है वो रिया चक्रवर्ती के और पिछले कुछ सालों में खरीदे गए हैं। तो ईडी जानना चाहती है कि क्या ये सुशांत सिंह राजपूत के पैसों से खरीदे गए हैं, और वो जवाब जो है आज ईडी तलाश रही थी एक्सिस बैंक में, और बहुत हद तक साफ हो गया है कि आखिर ये ज्वेलरी जो है वो कहां से खरीदी गई, कब खरीदी गई, कितने पैसे में खरीदी गई और क्या ये सुशांत सिंह राजपूत के पैसे से खरीदी गई। रजत जी। राजेश, दूसरा सवाल सीबीआई के बारे में है। सीबीआई ने, आपने बताया कि रिया के भाई शौविक से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की, तो इस बातचीत में कुछ चीज सामने आई, कोई जानकारी नहीं मिली? शायद राजेश तक मेरी आवाज नहीं ठीक से पहुंच रही है। राजेश, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ जी। मैं पूछ रहा था कि जो सीबीआई ने बात की, सवाल पूछे रिया के भाई से, तो उसमें कुछ नई बात सामने आई? देखिए, इटली जो यूरोप टूर था उसमें इटली जो ये लोग गए थे, रिया चक्रवर्ती ने जो ईडी में बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि एक ऐसे होटल में वो रुके थे जहां फ्रांसिस्को गोया की पेंटिंग थी और उसे देखकर सुशांत जो थे वो हेलुसिनेट करने लगे। तो उस मतलब काफी सारे सवाल जो हैं वो शौविक चक्रवर्ती से पूछे गए और ये भी पूछा गया कि जब लौटने की तारीख बाद की थी तो आप लोग पहले क्यों लौट आए? अगर सुशांत सिंह राजपूत वहां गए थे तब उनकी तबीयत कैसी थी, लौटने के बाद उनकी तबीयत कैसी रही, और उस दौरान उस ट्रिप में क्या हुआ है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की गई कि पैसे कौन खर्च कर रहा था इस ट्रिप के, होटल्स कौन बुक कर रहा था इस ट्रिप के, और ड्रग्स के जो चैट बाहर आए हैं रजत जी, इस बारे में भी सीबीआई पूछताछ कर रही थी कि क्या यूरोप टूर के दौरान सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा कोई बैंड सब्सटेंस जो है वो तो नहीं दिया गया है। इस बारे में शौविक चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ अभी भी चल रही है डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर, लंबी पूछताछ है। वहां नीरज, केशव ये भी मौजूद है, सिद्धार्थ पिठानी भी मौजूद हैं। शौविक जो बयान देता है वो सिद्धार्थ पिठानी और नीरज और केशव से उसके बारे में जो है वो कोरबोरेशन करती है सीबीआई। तो ये प्रक्रिया जो है लंबी है और सूत्र बताते हैं कि शौविक को फिर से सीबीआई जो है वो पूछताछ के लिए बुलाएगी। रजत जी। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। लगातार नजर रखें, हम आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। ईडी की पूछताछ के बाद कुछ देर पहले इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया के पिता, अपने घर पहुंचे हैं। सीबीआई शौविक से अभी भी पूछताछ कर रही है और एनसीबी की टीम मुंबई पहुंच गई है और हो सकता है कि सुशांत की मौत के ड्रग से कनेक्शन के बारे में एनसीबी जल्दी ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करे, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ड्रग्स कंज्यूम करने के अलावा ड्रग्स खरीदने और ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन के इल्जामात के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एनसीबी इन आरोपों की जांच कर रही है और ये आरोप काफी गंभीर हैं और ये रिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं। क्योंकि एनसीबी के 5 मेंबर्स की टीम मुंबई में है, आज इस टीम के एक अफसर ईडी के दफ्तर गए और उन सारे व्हाट्सएप चैट की जानकारी ली जिनमें रिया अपने साथियों से ड्रग्स लाने की, खरीदने की बात कर रही है। एनसीबी जल्द ही रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन कर सकती है। इस मामले में दर्ज एनसीबी के एफआईआर में लिखा गया है कि रिया और शौविक के पास ड्रग्स थे। ये दोनों ड्रग्स का कंजम्पशन और ट्रांसपोर्टेशन करते थे। ड्रग ट्रांसपोर्टेशन को ड्रग पेडलिंग भी माना जा सकता है। एनसीबी के मुताबिक इस ड्रग नेटवर्क के तार बहुत दूर तक फैले हैं और इन सब कड़ियों की जांच की जाएगी। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने भी कहा, अगर ड्रग्स एंगल की गहराई से जांच की जाए तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। विकास सिंह ने आज कहा कि अब इस केस की जांच सीबीआई, ईडी और एनसीबी कर रही है। तीनों सेंट्रल एजेंसीज हैं, ऐसे में इनके बीच कोऑर्डिनेशन की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और लगता है कि जांच जल्द पूरी होगी।
देखिए, नारकोटिक्स का जो मामला है ना, जैसे ही नारकोटिक्स की सप्लाई की बात आती है तो एक बड़ा बहुत अहम सवाल उठता है कि कौन सप्लायर है। और सप्लायर जो सामने आता है ना, वो सप्लायर मेन नहीं होता है, उसके पीछे कोई सप्लायर होता है। तो वो पूरे चेन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, पीछे का चेन, फिर आगे का चेन देखना पड़ेगा कि ये कहां कहां जाता था, कौन कौन और लोग इसका इस्तेमाल करते थे। क्योंकि वो जब इस्तेमाल करने वाले लोगों का नाम जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि और भी कौन कौन सप्लायर थे, क्योंकि हर कोई एक सप्लायर तो रखता नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा खुलासा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसमें आने से। ये दोनों बैक एंड का भी चेन और फ्रंट एंड का चेन, दोनों पे खुलासा होने की कुछ उम्मीद है। फॉर्चुनेटली तीनों सेंट्रल एजेंसी हैं तो इसमें इन लोगों का तालमेल रहेगा और हम बहुत जल्दी सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। मुंबई से हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, विकास सिंह जो इसके सुशांत के पिता के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ड्रग्स का कनेक्शन अगर सामने आया तो बड़े खुलासे होंगे। अब एनसीबी की टीम मुंबई में है, तो क्या किया आज एनसीबी की टीम ने मुंबई पहुंचने के बाद? कुछ आपके पास जानकारी है? जी बिल्कुल जानकारी है रजत जी। जब मुंबई में 4 टीम्स मुंबई आई दिल्ली से और यहां पर आने के बाद एनसीपी के बैलेट पेयर के दफ्तर ये गई, वहां पर ईडी के कुछ अफसरों से उन्होंने जो ये पूरा व्हाट्सएप चैट हुआ था, ड्रग चैट हुआ था, उसकी जो रिट्रीव की हुई जानकारियां हैं वो और डिटेल में मांगने गई थी। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, जहां मैं अभी मौजूद हूं, एक्सिस बैंक, जहां इंद्रजीत चक्रवर्ती को लाया गया था, 5 घंटे पूछताछ हुई है, यहां पर आए थे आयो। इस वजह से आज उनकी मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन कल ये अहम मुलाकात होगी। और जो हिंट और इशारा मिला है, ये बहुत बड़ा इशारा है कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, श्रुति, जो मिरिंडा है, सुशी मिरिंडा यानी सैमुअल मिरिंडा, और इसके अलावा जया साहा, इन सभी लोगों को समन्स दिया जाएगा और इन सभी लोगों को जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बैलेट पेयर के दफ्तर में बुलाया जाएगा। इसके अलावा इसके 3 कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं। गोवा कनेक्शन है, जहां पर गौरव आर्या के होटेलियर हैं, उनका नाम इसमें आया है चैट में। मुंबई कनेक्शन है, जहां पे 4 ड्रग पेडलर के नाम सामने आए हैं, हालांकि अभी जांच का विषय है, और एक नाम आया है दुबई का। तो ये जो तीनों कनेक्शन है, इसको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जैसे विकास जी ने बताया कि फ्रंट मैन इसके अलग होते हैं, बैक मैन अलग होते हैं, यानी एक लंबी चेन होती है नारकोटिक्स की। और ये एनडीपीएस एक्ट के 27 और 29 सेक्शन के तहत इसकी जांच हो रही है, यानी कंजम्पशन भी किया है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन भी किया है, यानी पेडलिंग का भी काम किया है। तो ये किससे लिया गया है, उसके पीछे कौन जो ड्रग माफिया है वो कौन है, इन तमाम चीजों की जो है वो ड्रग ट्रेलिंग की जांच होगी और निश्चित तौर पे बहुत बड़े खुलासे होंगे। जैसे आपने बताया कि 3 बड़ी एजेंसियां इस मामले में, सेंट्रल एजेंसियां जांच कर रही हैं, सीबीआई, ईडी और एनसीबी। तो ये अब एक तार में आपस में जुड़कर ये जांच जो है उसको एक दिशा दी जाएगी। जी जयप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि रिया चक्रवर्ती पर आज सुशांत के परिवार की तरफ से सबसे गंभीर आरोप लगाए गए, सबसे बड़ा हमला किया गया। सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत की हत्या का साफ साफ आरोप लगाया। रिया का तर्क है कि वो सुशांत की हत्या क्यों करवाती, वो तो उसके साथ फिल्म करने वाली थी, वो तो सुशांत के साथ शादी करके घर बसाने वाली थी। लेकिन सुशांत की बहन ने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला है। सुशांत की बहन का यह कहना कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स में फंसाकर उसका पैसा लूटा और सुशांत को मौत के कगार तक पहुंचा दिया। लेकिन रिया ने ईडी को बताया है कि सारे अकाउंट्स की डिटेल उनके पास है, उनके फोन कॉल्स की सारी डिटेल्स ईडी को दे दी हैं और कहा कि सुशांत से उसने 1 पैसा भी नहीं लिया। इस बात को मुंबई पुलिस भी जानती है और ईडी भी जानती है, यह दावा है रिया का। और जब ड्रग्स की बात आई तो रिया का जवाब है कि सुशांत उसके मिलने से पहले भी ड्रग्स लेते थे, मैरिजुआना लेते थे। सुशांत की मौत का रहस्य और भी गहरा हो गया जब सुशांत की बहन ने कहा कि सुशांत ने जब अपने सारे फाइनेंस अपने हाथ में ले लिए और रिया को घर से जाने के लिए कहा तो रिया ने क्रेडिट कार्ड्स के पिन बदल दिए, कंप्यूटर के सारे रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करवा दिए। लेकिन रिया का दावा है कि वो सुशांत का घर इसलिए छोड़कर गई कि सुशांत ने उसे जाने को कहा था और सुशांत की खराब मेंटल हेल्थ का असर उस पर भी पड़ रहा था। रिया ने ये सारी बातें मुंबई पुलिस को बताई हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी बताई हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सब कुछ जानते पूछते मुंबई पुलिस क्यों पीछे रह गई, मुंबई पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं की, मुंबई पुलिस ने इस तहकीकात को पब्लिक क्यों नहीं किया।
और ये सवाल मुंबई पुलिस से बार बार पूछे जाएंगे। आज की एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में बाहुबली नेताओं का, माफिया का, डॉन्स का सफाया हो रहा है। उनकी गैर कानूनी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चल रहे हैं। जिनके खिलाफ एक्शन तो दूर, जिनके बारे में बात करने में भी पुलिस 100 बार सोचती थी, ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की करोड़ों की बिल्डिंग्स पर चलते बुलडोजर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े गैंगस्टर्स, बड़े बड़े माफिया सरकार के शिकंजे में हैं और इनकी संपत्ति जब्त की जा रही है और उनके खिलाफ मुहिम चल रही है। इसके तहत लखनऊ में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और इलाहाबाद में अतीक अहमद की प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया। जमीनों पर कब्जा करके जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी उन्हें ध्वस्त करके दिया। आज लखनऊ में मुख्तार अंसारी के बेटों उमर और अब्बास की बिल्डिंग पर लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन ने हथौड़ा चलाया। सुबह सुबह लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने मुख्तार अंसारी के परिवार की 2 मंजिला बिल्डिंग को जमींदोज किया। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम 20 जेसीबी मशीनों के साथ बिल्डिंग गिराने पहुंची। 200 पुलिस वालों को तैनात किया गया था। प्रशासन का कहना है कि डालीबाग इलाके में मुख्तार अंसारी के परिवार ने ये बिल्डिंग सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करके बनाई थी। करीब 8000 स्क्वायर फीट एरिया पर कब्जा कर लिया। जिस जमीन पर इस बिल्डिंग को बनाया गया था उसका केस कोर्ट में है। इस बिल्डिंग का नक्शा भी एलडीए से पास नहीं करवाया गया था। बिल्डिंग गिराए जाने से पहले एलडीए ने नोटिस भेजकर क्लैरिफिकेशन मांगा था। सरकार का दावा है कि जितने दिन से इस जगह ये बिल्डिंग बनी थी उसका न सिर्फ किराया वसूला जाएगा बल्कि बिल्डिंग गिराने में जो खर्चा हुआ है वो भी मुख्तार अंसारी के परिवार से वसूला जाएगा। दरअसल जिस जमीन पर ये बिल्डिंग बनी थी उस जमीन का जो मालिक था वो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया था। मुख्तार अंसारी के परिवार ने जमीन पर कब्जा कर लिया और इसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करवा के जमीन को अपने परिवार के नाम करवा लिया। बाद में बिल्डिंग बना ली। अब योगी आदित्यनाथ ने उन अफसरों पर भी कार्रवाई करने का आदेश दिया है जिनकी तैनाती के वक्त इस जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया गया। हम मौजूद हैं समय डालीबाग के उसी टावर के ठीक सामने जहां आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह लखनऊ विकास प्राधिकरण ने और लखनऊ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार के नाम से ये पूरे टावर बने हुए थे। एक टावर आपने ठीक पीछे देखा, एक टावर ये देखा है। ये दोनों ही जो टावर हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स में बनाए गए थे। ये जमीन पूरी तरीके से इलीगल है जिसके कब्जा किया गया था मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से और मुख्तार अंसारी की ये बताया जा रहा है कि मां के नाम इसके पहले प्रॉपर्टी के पेपर्स थे और उसके बाद ये ट्रांसफर हो गए थे मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों के नाम। पुलिस का और एलडीए का कहना है कि इस मामले में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है ये वसूला जाएगा मुख्तार अंसारी के परिवार से और जो इलीगल तरीके से यहाँ पर कब्जा किया गया था लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए की जमीन को, इसको लेकर के भी एफआईआर दर्ज हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके रिजीम में यानी कि अब से लगभग 5 साल पहले ये जो टावर बनाए गए थे, जब ये टावर बनाए गए थे तो उस दौरान जो भी संबंधित अधिकारी रहे होंगे एलडीए के, चाहे वो एक्सीएन हो, जेई हो या फिर एई हो, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि क्यों इस तरीके से इलीगल तरीके से पूरे टावर को यहां पर बनाया गया था। मुख्तार अंसारी की बिल्डिंग को गिराए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 ट्वीट करके माफिया और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही। योगी आदित्यनाथ ने पहले ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, यहां के शब्दकोश में अवैध, अनैतिक और अराजक जैसे शब्द नहीं है। मुख्तार अंसारी जैसा माफिया हो या कोई दूसरा अपराधी, सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ इनके कारनामों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। जन भावनाओं के अनुरूप कार्रवाई जारी रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। अब तक इसकी 66 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है। 41 करोड़ रुपए की अवैध आय की प्राप्ति का मार्ग बंद किया जा चुका है। इसके गिरोह के 97 साथी पुलिस की हिरासत में है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सिर्फ मुख्तार अंसारी नहीं, एक और माफिया जिनका बड़ा आतंक था, अतीक अहमद के खिलाफ भी सख्त एक्शन हो रहा है। प्रयागराज प्रशासन ने बाहुबली नेता और माफिया अतीक अहमद के करीब 25 करोड़ रुपए की 5 प्रॉपर्टीज को कुर्क कर दिया। अतीक अहमद की जिस प्रॉपर्टी को नीलाम किया गया उनमें चकिया मोहल्ले में
2.5 करोड़ रुपए कीमत के 2 मकान, ओम प्रकाश सभासद नगर और कालिंदीपुरम में 2.5 करोड़ रुपए के कीमत के 2 घर, थाना सिविल लाइन MG मार्ग पर 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अतीक अहमद से जुड़ी 2 और प्रॉपर्टीज को कुर्क करने की कार्रवाई कर रहा है। प्रयागराज के डीएम ने अतीक अहमद की 7 प्रॉपर्टीज को 28 अगस्त तक कुर्क करने के आदेश दिए हैं। अतीक अहमद इस वक्त अहमदाबाद की जेल में बंद है। मुकदमा कायम हुआ था धूमनगंज में गैंगस्टर राइट का, जिसकी विवेचना इंस्पेक्टर कैंट द्वारा की जा रही थी। इंस्पेक्टर कैंट की एक रिपोर्ट है जिसमें 7 प्रॉपर्टी के बारे में दी गई थी। ये अपराध अर्जित संपत्ति की श्रेणी में आती है, जो प्रथम दृष्टया उनको जानकारी करने पे मालूम चला था कि ये पिछले उनके अपराधों से अर्जित संपत्ति से ही अर्जित है। ये उस पर उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था डीएम साहब को। डीएम साहब ने उस पर सम्यक सुनवाई के उपरांत एक आदेश जारी किया था, जिनमें कि इन सभी संपत्तियों को 7 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश था। उस आदेश से कंप्लायंस में जो खुल्लाबाद थाना क्षेत्र में 4 संपत्तियां थी और 2 संपत्ति धूमनगंज थाना क्षेत्र में थी, 1 सिविल लाइन में थी। ये सभी संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई संबंधित क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक के साथ आज कराई गई है और वो लगातार भी प्रोसेस में है। ये सभी संपत्तियां कुर्क करके जब्त करके इसकी रिपोर्ट अभी जिलाधिकारी महोदय को दी जाएगी, वहाँ पे फिर उसकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कोई नई बात नहीं है। सब जानते हैं, बाहुबली और अपराधी छवि के लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं, कागजों में हेराफेरी करके इसे अपने नाम कराते हैं और फिर बेच देते हैं। इन बातों को जानते तो सब हैं, लेकिन न कोई शिकायत करता है और न कोई एक्शन लेता है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने इस ट्रेंड को बदला है। सबसे पहले एक्शन उन लोगों के खिलाफ शुरू हुआ जो बड़े माफिया हैं, और मैसेज साफ है, अपराधी छोटा हो या बड़ा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का अभियान अभी लगातार चलेगा। योगी आदित्यनाथ को यह एक्शन इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानों कान यह हवा फैलाई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण अपराधियों को मार रहे हैं, वो ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, और अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ, मुख्तार अंसारी जैसे अब्दुल के खिलाफ वो एक्शन नहीं ले रहे। और लगता है आज योगी आदित्यनाथ ने उसका करारा जवाब दिया। अब आपको दिखाता हूं बारिश और बाढ़ के कहर की तस्वीरें। यूपी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर उड़ीसा तक बारिश ने लोगों की मुसीबत कैसे बढ़ा दी है। उड़ीसा के जाजपुर और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ से हालात खराब हैं। सैलाब की सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीरें क्योंझर से आई। यहां वैतरणी नदी उफान पर है, कई जगह नदी डेंजर लेवल के ऊपर बह रही है। नदी के आसपास से गुजरने वाली सड़कें इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं और इसके कारण एक बड़ा हादसा भी हुआ। ड्राइवर ने पानी से भरी सड़क से ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते भारी भरकम ट्रक पानी के बहाव में बह गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने ट्रक के ड्राइवर को बचा लिया। लोगों का कहना है कि ट्रक ड्राइवर को खतरे के बारे में बताया गया था, लेकिन उसने जबरदस्ती ट्रक निकालने की कोशिश की। उड़ीसा के जाजपुर में भी वैतरणी नदी ने उग्र रूप ले लिया है। यहां नदी में वाटर लेवल खतरनाक तरीके से बढ़ गया है, जिससे नदी में बहाव काफी तेज है। राजस्थान के प्रतापगढ़ से भी नदी के रौद्र रूप की तस्वीर है। तेज बारिश की वजह से राजस्थान की नदियां उफान पर हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक युवक नदी के तेज बहाव में स्टंट दिखा रहा था। इस युवक ने नदी के 2 किनारों पर रस्सी बांधकर उसके सहारे दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन नदी के बीच पहुंचते ही इस युवक के हाथ से रस्सी छूट गई। बहाव इतना तेज था कि युवक लहरों के साथ बहने लगा। ये नौजवान नदी के बहाव में 1 किलोमीटर तक बह गया। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से इसे बचाया। भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर की नदियों में अचानक पानी बढ़ गया है। कठुआ में 4 महिलाएं जंगल में चारा काटने गई थी। अचानक नदी का पानी बढ़ा और ये महिलाएं फंस गई, लेकिन प्रशासन ने लोगों के साथ मिलकर महिलाओं को रेस्क्यू करने की कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली।
जिसके बाद एयरफोर्स से मदद मांगी गई। एयरफोर्स ने महिलाओं को बचाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर को मौके पर भेजा। एयरफोर्स के जवानों ने महिलाओं को सुरक्षित बचाया। पुंछ से भी कठुआ जैसी तस्वीरें आई। यहां भी नदी में अचानक वाटर लेवल बढ़ गया, 4 लोग नदी में फंस गए। पुंछ पुलिस ने बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई घंटों की मशक्कत के बाद रस्सियों के सहारे नदी में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। पुंछ और इससे सटे इलाकों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे यहां गुजरने वाले नदी नालों में पानी का फ्लो बहुत बढ़ गया है। पुंछ पुलिस ने लोगों से कहा कि वो नदी और नालों से दूर रहें। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है। निचले इलाकों में खतरा बहुत ज्यादा है। राजौरी जिला प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वो पानी से दूर रहें। रामबंद इलाके में बारिश की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। यहां सड़क पर पहाड़ का हिस्सा टूट कर गिर गया। लैंडस्लाइड के साथ भारी भारी पत्थर सड़क पर आ गए, जिससे रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया। जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्सों में बारिश की वजह से सड़कें बंद पड़ी हैं। कई जगह सड़कें बह गई हैं, कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। नगरोटा इलाके में लैंडस्लाइड के बाद गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई। अब एक इंटरेस्टिंग खबर जो पाकिस्तान से आई है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मुल्तान की एक पुरानी बिल्डिंग से बड़ा भारी खजाना मिलने की चर्चा है। इस खजाने में सोने चांदी के सिक्के, गणेश लक्ष्मी की सोने की मूर्तियां और अष्ट धातु की कई पुरानी बेशकीमती मूर्तियां मिलने की चर्चा है। खजाने में मिली मूर्तियों की तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों का दावा है ये मूर्तियां सैकड़ों साल पुरानी हैं। असल में मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मालखाने की बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। मजदूर यहां पर खुदाई के काम में लगे हुए हैं। इसी खुदाई के दौरान 22 अगस्त को यहां काम करने वाले मजदूरों को सोने के सिक्के और मूर्तियां मिली। पता चला कि खुदाई वाली जगह एक बड़ा गोडाउन था, जहां अंग्रेजों के वक्त से एक खजाना रखा हुआ था। इस गोडाउन में सोने चांदी की ईंटों के अलावा हीरे जवाहरात भी थे। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत के गोडाउन में अरबों रुपए का सोना चांदी और कीमती चीजें रखी हुई थी। लाहौर से इंडिया टीवी के संवाददाता गुलाम अब्बास ने अदालत की बिल्डिंग के गोडाउन से मिले खजाने पर एक रिपोर्ट भेजी और बताया कि खजाने में जो सोने की मूर्तियां मिली हैं, उन मूर्तियों की आर्कियोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। फिलहाल बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। पाकिस्तान का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खुदाई के दौरान मिली मूर्तियों को, वहां मिले सामान की, वहां मिले सिक्कों की जांच कर रहा है। पंजाब के शहर मुल्तान के मालखाने की बोसीदा इमारत में मसमात करने का काम शुरू हुआ तो मालूम हुआ कि इसके तहखाने में तलाई जेवरात और जवाहरात की बड़ी मिकदार मौजूद है। लोकल मुकामी जो पुलिस है उनके मुताबिक ये जो खजाना था ये कई दहाइयों से यहाँ पे मौजूद था और ये पुराना मालखाना था जहाँ पे ये खजाना रखा गया और इनमें अक्सर जगह पर 1950 तक की तारीखी और FIR नंबर भी जो पोटलियाँ बरामद हुई हैं उनमें दर्ज है, जिसमें यहाँ पर बरामद होने वाले खजाने में सोना चांदी के जेवरात और पाकिस्तान की पुरानी करेंसी के साथ साथ कुछ नायाब मूर्तियां भी बरामद हुई हैं। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का और कानून डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के जो ओहदेदारान हैं उनका ये कहना है कि अगर कोई शख्स इसको क्लेम करता है कि ये वो खजाना इसका है तो उसको अदालत में साबित करना पड़ेगा कि वो इसका मालिक है, जिसके बाद ये उसको हैंडओवर किया जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया में इस खजाने को लेकर काफी उत्सुकता है, चर्चा है। कोई कह रहा है कि अरबों का सोना मिला, कोई कह रहा है कि खजाना इतना बड़ा है कि एक ही बार में पाकिस्तान का पूरा कर्ज अदा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मालखाने की जिस बिल्डिंग में ये खजाना मिलने का दावा किया गया है वो ब्रिटिश टाइम की पुरानी बिल्डिंग है, जो 50 साल से भी ज्यादा वक्त से बंद पड़ी थी। अब ये साइट पाकिस्तान की सबसे ज्यादा चर्चा वाली जगह बन गई है। आज हम तारीखी शहर जिसकी तारीख तकरीबन 4000 से 5 साल पुरानी है, शहर औलिया मुल्तान में मौजूद है। हमारे पीछे देखा जा सकता है माल खाना नंबर 1 है, जिसकी खुदाई का सिलसिला जारी है। यहाँ पर अदालतें बनाई जा रही थी। अदालतों की नई इमारत के लिए, वकला के चैम्बर्स के लिए और अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का इरादा था। जब इसकी खुदाई की गई तो इसके नीचे तहखाने में मौजूद सोने की ईंटें, पुराने जेवरात और इस तरह की बहुत सी चीजें जिसमें अंग्रेज दौर का असलहा
और बहुत सी चीजें मौजूद थी। हमारे साथ यहाँ के जिला कचहरी के वकील साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये जो बिल्डिंग है ये कहा जा रहा है कि मोर देन 80 ईयर्स ओल्ड है, तो 80 साल से ज़ायद पुरानी ये बिल्डिंग है और एंड इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द इंग्लिश रूल्स ओवर हियर। अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ ये तामीर की गई थी जब ब्रिटिश राज के दौरान, तो वहाँ उस वक्त जब ये तामीर की गई थी तो ये मुख्तलिफ सरकारी ऑफिसर्स के ऑफिसेस के तौर पे इस्तेमाल होता था इसका। अदालत की बिल्डिंग की खुदाई के दौरान खजा मिलने की खबर मुल्तान शहर में आग की तरह फैली। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत वहां पर पुलिस तैनात कर दी और किसी को भी बिल्डिंग में घुसने से रोक दिया। लेकिन चूंकि खजाने की खबर इतनी तेजी से फैली थी, हर कोई वहां पहुंचना चाहता था, पुलिस ने वहां के रिपोर्टर्स को भी आसपास नहीं आने दिया। जगह पे मौजूद हैं जहां पे ये माल खाना था जो 100 साल से बंद था, 2 लॉक लगे हुए थे और 6 रोज से यहाँ पे नफरी भी इसके इर्द गिर्द तैनात थी और बताया यही जा रहा था कि इस माल खाने के अंदर सोने के जो और जवाहरात और नवादरात मौजूद हैं। इस वक्त माल खाना खोला गया और हम आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और हम अंदर जाकर उन लोगों से बात करेंगे जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अंदर कौन कौन अंदर हैं और क्या कहेंगे, ये पुलिस एहलकार हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। अंदर हम जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अंदर नहीं आ लेंगे। किसने कहा आपको अंदर नहीं आ सकते? हाँ बताएं। क्या कौन किसने कहा आपको अंदर हम नहीं जा सकते? क्या हो रहा है अंदर? अंदर मुल्तान के इस खजाने को लेकर हमारे देश में भी बहुत उत्सुकता है, बहुत क्यूरियोसिटी है, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं की कई प्राचीन कालीन मूर्तियां मिली हैं। अब मांग की जा रही है इन मूर्तियों को सुरक्षित भारत लाया जाए। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इन मूर्तियों का पाकिस्तान में अपमान न हो, इसलिए इन्हें भारत को सौंप देना चाहिए। पाकिस्तान के मुल्तान की कोर्ट में जो कल खजाना मिला, 80 साल से बंद था ये, और ये स्वाभाविक ही नहीं है, ये जानबूझकर ऐसे बंद करके रखा गया था क्योंकि उसके अंदर से जो मूर्तियां निकली वो सोने की मूर्तियां हिंदू देवी देवताओं की हैं और इसका अधिकार स्वाभाविक तौर पर हिंदू धर्म के लोगों का है। इनकी किसी तरह की अवज्ञा न हो, इनका मान सत्कार और श्रद्धा के साथ इनको संभाला जाए, इसका अधिकार हिंदू धर्म के लोगों को है। मैं ये मांग करता हूं, बिल्कुल ये तुरंत मूर्तियां जो हैं ये भारत सरकार को लौटानी चाहिए ताकि हिंदू समाज के लोग अपनी परंपराओं के मुताबिक, अपनी धार्मिक परंपराओं के मुताबिक इनकी देखभाल कर सकें। और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आज अक़लियतों का बुरा हाल हो रहा है, इन मूर्तियों की जानबूझकर किसी तरह की ऐसी काम ना किया जाए जिसके कारण उनकी बेअदबी हो। मुल्तान में जो खजाना मिला है उसमें गणेश, लक्ष्मी और दूसरे देवी देवताओं की सोने की बेशकीमती मूर्तियां हैं, हीरे जवाहरात हैं और इसकी चर्चा सब जगह है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब कहा जा रहा है इस जगह कुछ खास नहीं मिला, मूर्तियां जो मिली हैं उनकी कोई खास वैल्यू नहीं है, थोड़े बहुत सिक्के मिले हैं, वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। अब लोग कह रहे हैं कि इसका मकसद ये है कि हकीकत सामने ना आए, जो खजाना मिला है उसे गायब कर दिया जाए। अब मैं आपको एक ऐसी रोड की तस्वीर दिखाऊंगा जो 70 साल बाद बनी है, एक ब्रेक के बाद। ये तो आप जानते हैं कि पैंगोंग लेक इलाके में चीन के साथ काफी टेंशन है, तनाव है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। लेकिन इस दौरान वहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं रुका है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बताया कि पैंगोंग लेक के आसपास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 36 किलोमीटर लंबी रोड बनाई गई है। आजादी के 73 साल बाद इस इलाके में बनी ये पहली सड़क है। खास बात यह कि इतने डिफिकल्ट टेरेन में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने महज 36 करोड़ रुपए में 36 किलोमीटर सड़क बना दी। ये रोड लुकुंग से खाकतेर तक जाती है और इसके बनने से 4 गांवों को फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि चीन के साथ तनाव के बाद ही सरकार ने रोड बनाने का फैसला किया था। चीन से टकराव तो 4 महीने पहले हुआ था, लेकिन सड़क बनाने की मंजूरी लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद करीब साल भर पहले मिल गई थी।
और 1 साल में ये शानदार रोड बनकर तैयार भी हुई। इस रोड के बनने से सबसे बड़ी बात यह कि आर्मी का मूवमेंट तेज होगा और लोकल लोगों को तो फायदा मिलेगा ही। और अब स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे रिया के ड्रग कनेक्शन में एक बड़ी तहकीकात। 2 दिन से रिया चक्रवर्ती के कई डिलीटेड मैसेजेस सामने आए हैं जिन्हें रिट्रीव किया गया। चैट हिस्ट्री से रिया का ड्रग एंगल किस हद तक एस्टेब्लिश होता है, रिया की चैट हिस्ट्री, उसके ड्रग कनेक्शन पर एक स्पेशल रिपोर्ट।